हेलो एंड वेलकम। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 का ये लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा हुआ है। आज है सेकंड लेक्चर और आज हम पढ़ेंगे ये कमिटीज के बारे में। ठीक है, यहां तक हमने पहले लेक्चर तक में खत्म किया था। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें ये कमिटीज के बारे में पढ़ा था जिसका सिर्फ नाम आपने कल वाले लेक्चर में सुना। और इस कमिटीज पढ़ने के बाद लेक्चर नंबर 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा 73rd अमेंडमेंट 1992। एक बात याद रखना, अगर आज का आपका लेक्चर समझ आया, अगर आज आपने ये कमिटीज को समझ लिया तो आपका लेक्चर नंबर 3 80 to 90% खत्म हो गया। ये कमिटीज अलग अलग टाइम पे बनाई गई, यहां पे डेट है। किस लिए बनाई गई? गवर्नमेंट ने इनको बनाया। किस लिए बनाया? ताकि ये अपनी राय दे, अपनी रिकमेंडेशंस दे, अपनी सलाह दे, बोले कि पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कैसे चलेगा, कैसे स्ट्रांग होगा, कितना टर्म होगा, कैसे उनको एम्पावर किया जाएगा। ये सारी चीजें अलग अलग कमिटीज अपनी अपनी राय देते हैं। अब आप याद रखोगे, जो हम आज कमिटीज में पढ़ेंगे, कल आपको क्वेश्चन अच्छी तरह देखना पड़ेगा। क्या वो कमिटीज का सवाल है या 73rd का सवाल है? बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो बोला 3 टायर होगा, ये होगा, वो होगा, वो जरूरी नहीं कि 73rd में पूरा का पूरा हो। तो हर एक कमेटी की अच्छी अच्छी बातें उठाई गई और 73rd बनाया गया, 73rd अमेंडमेंट, जिसकी वजह से पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन में आया। चलिए ये कमिटीज के बारे में समझते हैं। इस टॉपिक को मैं नाम दूंगा एवोल्यूशन ऑफ पंचायत राज। कैसे पंचायत राज से पहले एवोल्यूशन हुआ पंचायत राज का और फिर अमेंडमेंट से पंचायत राज कॉन्स्टिट्यूशन में आया। एवोल्यूशन ऑफ पंचायत राज स्टार्ट हुआ 1957 से लेकर 1992 तक। और 1992 में आपको पता ही है अमेंडमेंट हुई और कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट से पंचायत आया। ये आपको पता ही है। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये डेट 1957 है। जनवरी को याद नहीं रखना चाहते हो तो मत रखो, लेकिन याद रखो 1957 जो है, यहां से एवोल्यूशन स्टार्ट होता है पंचायती राज का। याद रख ले, आजादी के 10 साल बाद। कितना आसान है डेट याद रखना, आजादी के 1947 के 10 साल बाद। बहुत आसान है। क्या हुआ? 10 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1957 पर बलवंत राय मेहता कमेटी को बनाया। अब याद रखना, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी, और उसके बाद एलएम सिंघवी कमेटी, और उसके बाद ठंगोन कमेटी और गैडगिल कमेटी। ये सारी कमिटीज इंसान के नाम पे है। वीएन गाडगिल चेयरमैन, पीके ठंगन चेयरमैन, यहां पे भी चेयरमैन होगा एलएम सिंघवी, यहां पे भी चेयरमैन होगा जीवीके राव, और यहां पे भी कमेटी का चेयरमैन अशोक मेहता। जो हम पढ़ रहे हैं उसका चेयरमैन कौन होगा? बलवंत राय मेहता। ठीक है, ओके सर, ठीक है। 1957 आजादी के 10 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया बलवंत राय मेहता कमेटी को। क्यों इस कमेटी को गवर्नमेंट ने बनाया? इसलिए बनाया कि ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी और एनईएस नेशनल एक्सटेंशन स्कीम को देखे, एग्जामिन करे उनका वर्किंग, वो फेल क्यों हुए। इन दोनों के बारे में मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया हुआ है। वो दोनों क्यों फेल हुए, किस तरह उनमें चेंज लाए जाए, किस तरह पंचायती राज को थोड़ा सा चेंज किया करके बनाया जाए। तो इन दोनों की वर्किंग को एग्जामिन करने के लिए बलवंत राय मेहता कमेटी को बनाया गया। बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला, देखो ये फेल हुए, क्यों हुए और क्या चीजें आपको करनी चाहिए ताकि पंचायती राज एस्टैब्लिश हो जाए, पावरफुल हो जाए। बलवंत राय ने ये सारी बातें मतलब कि रिपोर्ट दे दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अब और एक बात याद रखना, हर एक कमेटी को कौन बनाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि जो रूलिंग पार्टी हो। चलो ये तो ठीक है, सबको पता है।
हर एक कम्युनिटी को, हर एक कमिटी को जो गवर्नमेंट बना रही है वो कांग्रेस है, एक को छोड़ के। एक ही ऐसी कमेटी है जिस टाइम कांग्रेस हुकूमत पे नहीं था, जिस टाइम पावर में कांग्रेस नहीं थी, वो है अशोक मेहता कमेटी। और उस टाइम गवर्नमेंट जनता गवर्नमेंट है, ना कि कांग्रेस गवर्नमेंट। बाकी हर जगह कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही बनाया किसको? कमिटीज को। बलवंत राय मेहता कमेटी के को अपॉइंट किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कौन से गवर्नमेंट ने? कांग्रेस गवर्नमेंट ने। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कौन था उस टाइम? जवाहरलाल नेहरू। हर एक प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का ही होगा, एक को छोड़ के, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है सर, इतना तो समझ आ गया। 1957 में अपॉइंटमेंट करा, इसको देखो, इस कमेटी को बनाया गया। इस कमेटी ने रिपोर्ट दे दी। किस डेट पे रिपोर्ट दे दी? इंपॉर्टेंट डेट नहीं है, भूल जाओ इस डेट को, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, भूल जाओ इस डेट को। हाँ भाई, इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट दे दी। और रिपोर्ट में क्या? बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशंस दे दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रिकमेंडेशंस है ये 73rd की रिकमेंडेशंस नहीं है। 73rd और बलवंत राय, अशोक मेहता, हर एक कमेटी अलग अलग बोल सकती है। सबसे जरूरी है 73rd अमेंडमेंट में क्या डाला गया, किस कमेटी की बात को माना गया, किस कमेटी की बात को नहीं माना गया। ये आपको 73rd पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन 73rd अमेंडमेंट में यही बातें होंगी जो आप कमिटीज में सुनोगे, इसलिए 73rd का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा इन कमिटीज के साथ ही। कल आएगा उसके ऊपर टॉपिक, लेकिन सेम बातें होंगी, सेम बातें जो आपने आज सीखी वो बातें होंगी। ठीक है सर, रिकमेंडेशंस क्या थी? बलवंत राय ने बोला, अरे भाई इनको छोड़ो, आप एक काम करो, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करो। मतलब उसका मतलब क्या? जब पूछा गया, गवर्नमेंट ने पूछा मतलब, इसने बोला गांधी जी ने बोला था वही करो, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को लाओ। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसेंट्रलाइजेशन करो, सेंटर का पावर स्टेट को और लोकल गवर्नमेंट को दे दो। डिसेंट्रलाइजेशन ओवर सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ओवर डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है। गुड, इतना तो ठीक है। ओवर डिसेंट्रलाइजेशन, अरे कल मत मैंने गलती से बोला ओवर सेंट्रलाइजेशन ना, ओवर डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। पंचायती राज से ज्यादा ही डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करो। डिसेंट्रलाइजेशन करके पीपल को ही रूल करने दो, डेमोक्रेसी, पीपल को के हाथ में ताकत दे दो। गवर्नमेंट रन करना चाहिए, लोग अपने विलेज को कैसे चलाना है उनको ये हक दे दो, पंचायत को उनको पावर दे दो। नाम के पंचायत मत बनाओ, काम के पंचायत बनाओ, उनको काम कराओ, सिर्फ नाम नहीं। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पंचायत राज ही, इसलिए कोई बुक पता है क्या लिखती है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज पंचायत राज। ठीक है, ओके। अब यहां तक तो ठीक है, आगे चलेंगे। इसको जब बोला गया, चलो सर बलवंत राय जी आपने तो बोला पंचायत राज को बनाइए, लेकिन कैसे बनाए? बलवंत राज ने बोला ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम आपको पिक्चर भी देंगे, इसीलिए ये जो मैं आपको पिक्चर दूंगा ना, इसके बाद आप मुझे बोलोगे पता है क्या? आप मुझे बोलोगे फादर ऑफ इंडियन पंचायती राज का फादर कौन है? बलवंत राय ही। आप मुझे बोलोगे मास्टरमाइंड ऑफ पंचायती राज। तो इसने क्या मास्टरमाइंड दे दिया वो हम पढ़ेंगे। रिकमेंडेशंस सबसे पहले इसी ने दे दी। देखो सबसे पहले राय किसने दी? बलवंत राय ने। तो राय से भी आप याद रख सकते हो, पहला बंदा जिसने राय दी बलवंत राय। अच्छा, मेहता है ना ये, बलवंत राय मेहता, दूसरा भी मेहता ही होगा, अशोक मेहता। इस तरह से कमिटीज को याद रखते हैं। और भी एक ट्रिक है, वो मुझे बोलनी थी आपको पहले ही, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको वो लेक्चर नंबर 2 में बता दूंगा कैसे आप कमिटीज को सीक्वेंस में याद रखो। अब 3 टायर गवर्नमेंट बनाइए, सबसे पहले इसने ये बोला, इसने राय दे दी 3 टायर गवर्नमेंट बनाइए। विलेज लेवल पे गवर्नमेंट बनाइए, ब्लॉक लेवल पे गवर्नमेंट बनाइए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी गवर्नमेंट बनाइए। सॉरी गवर्नमेंट नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं, ये मैं गलत वर्ड कह रहा हूं, गवर्नमेंट ना। 3 टायर पंचायती राज बनाइए। गवर्नमेंट बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि 3 टायर वाला गवर्नमेंट पता है क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। मैंने गलती की, सॉरी। 3 टायर गवर्नमेंट नहीं, 3 टायर पंचायती राज बनाइए। 3 टायर पंचायती राज बनाइए। विलेज लेवल पे पंचायती राज, ब्लॉक लेवल पे पंचायती राज, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायती राज बनाइए।
और जो विलेज लेवल पे पंचायती राज होगा उसका नाम होगा ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल के पंचायती राज का नाम होगा पंचायत समिति। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के पंचायत का नाम होगा, जो कि हायर लेवल होगा पंचायत में, ये लोअर लेवल होगा पंचायत में। हायर लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल के पंचायत का नाम होगा ज़िला परिषद। और इसने ये भी बोला कि ये जो 3 टायर गवर्नमेंट है, 3 टायर पंचायती राज है, यही काम करेंगे। इनको पावर्स दे दो, प्लानिंग और डेवलपमेंट की ताकत दे दो, ट्रांसफर ऑफ पावर करो, स्टेट से पावर इनको दे दो थोड़ा सा। ऐसा ना हो स्टेट बोले और पंचायत करे। पंचायत क्यों माने स्टेट की? पंचायत को ही पता है असल में क्या विलेज में चल रहा है। पावर ट्रांसफ़र करो फ्रॉम स्टेट तो पंचायत। और इनको पैसा भी दे दो भाई, पैसा 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 भी इनको दे दो, रिसोर्सेज भी इनको दे दो। आप इनको सिर्फ काम बोल रहे हो करने के लिए, भाई पैसे के बगैर कौन काम करेगा? अरे पैसा तो चाहिए किसी भी स्कीम को या किसी भी काम करने के लिए। अब याद रखना, विलेज लेवल पे जो ग्राम पंचायत होगा, बलवंत राय बोल रहा है, 73rd अमेंडमेंट नहीं बोल रहा है, फिर से बोलूंगा, बलवंत राय बोल रहा है, 73rd अमेंडमेंट नहीं बोल रहा है, फिर से बोलूंगा, क्योंकि ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में गलत कर बैठोगे। बलवंत राय बोल रहा है 73rd, अब ये नहीं पढ़ा, कल पढ़ेंगे, वो नहीं बोल रहा। सवाल में ऊपर देखना बलवंत राय है कि 73rd है। बलवंत राय ने बोला विलेज लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पंचायत समिति पे इनडायरेक्ट इलेक्शन, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन ऐसा इलेक्शन होता है जिसमें डायरेक्टली वोट पीपल डाले, लोग वोट करेंगे, उसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। लोग नहीं, कोई स्पेशल बंदा वोटिंग करेगा, कोई चुना हुआ बंदा वोटिंग करेगा, एमएलए वोटिंग करेगा, या कोई प्रोफेसर ही वोटिंग करेगा, या कोई खास बंदा ही वोटिंग करेगा, यूनिवर्सली सब वोटिंग नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। याद रखना, यहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसने ये भी बोला भाई ब्लॉक लेवल पे आप असली काम उनको दे दो एग्जीक्यूटिव का, वो एग्जीक्यूटिव होने चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी बॉडी है, उसने बोला डिस्ट्रिक्ट लेवल को आप बनाइए एडवाइजरी बॉडी, ब्लॉक लेवल को बनाइए एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूट ये करेगा, प्लान ये बनाएगा, कोऑर्डिनेट ये करेगा, सुपरवाइज ये करेगा, लेकिन ब्लॉक पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। ब्लॉक लेवल पे जो पंचायती राज है वो एग्जीक्यूटिव का काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल सब सुपरवाइज करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, एडवाइज करेगा, पॉलिसीज फ्रेम, मतलब शॉर्ट में प्लान बनाएगा। ओके। और ये भी इसने बोला भाई जिला परिषद का चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होना चाहिए। आगे की कमिटीज आपको पता है क्या बोलेंगे भाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, आईएएस ऑफिसर नहीं, केएस ऑफिसर नहीं, ब्यूरोक्रेट्स को आप इसके अंदर क्यों डाल रहे हो? इसका मतलब है आप पंचायत के हाथ में ताकत नहीं दे रहे हो। इसका मतलब है आप पंचायत के ऊपर बिठा रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल को, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल को। फिर क्या पंचायत अलग से काम करे? फिर क्या आप बोल रहे हो पंचायत को ताकत दे दो? अरे भाई ये चीजें आगे की कमिटीज बोलेंगे, अरे भाई ये सब नहीं करना, ब्यूरोक्रेटाइजेशन खत्म होना चाहिए। 3 टायर गवर्नमेंट जो मैंने आपको बोला, चलो ये अभी बात बोलूंगा लेकिन इस बात को समझो, ये मैंने वैसे एक बार बोला। इन्होंने बोला प्लानिंग और डेवलपमेंट का हक पंचायत को दे दो, ट्रांसफर ऑफ पावर करो पंचायत को, रिसोर्सेस पैसे दे दो पंचायत को। और उसके बाद 1985 में गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया ये राय, किसकी राय? राय मेहता की राय, बलवंत राय मेहता की राय। और ये राय, ये रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट किसने की? गवर्नमेंट ने। किस गवर्नमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट ने, आप कह सकते हो, एक्सेप्ट की किसने? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का हेड पता है कौन होता है? प्रेसिडेंट पता है कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को राष्ट्रीय विकास परिषद भी बोलते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को 6 अगस्त 1952, वे डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन 1952 में बनाया गया। 5 ईयर प्लान्स जो प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान्स बनाता था, प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान्स बनाता था, उन 5 ईयर प्लान्स को लास्ट में अप्रूव यही करता था। कौन? एनडीसी। ठीक है सर, अच्छा एक सवाल पूछूंगा, अगर प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ, नीति आयोग आया, तो क्या एनडीसी खत्म हुआ? अगर खत्म नहीं हुआ तो क्यों खत्म नहीं हुआ? चलो भाई इसका जवाब दे दो। ये जो एनडीसी है उसने एक्सेप्ट किया राय मेहता की राय, रिकमेंडेशंस, और बोला साथ में कुछ बोला जो राय मेहता ने राय दे दी, रिकमेंडेशन दे दी, बहुत अच्छा लगता है वो सब पढ़ के, लेकिन ये रिजिड नहीं होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे। स्टेट्स डिसाइड करेंगे किस तरह से उनको अपने स्टेट के अंदर विलेजेस में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस करना है।
एनडीसी ने बोला रिजिड नहीं होगा, राय मेहता की राय, स्टेट्स खुद डिसाइड करेंगे। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर इसने बोला था सेम रहना चाहिए कि कुछ और नहीं बनाओगे अलग सी बॉडी, पंचायत राज ही बनाना है, लेकिन अपने तरीके से आप डिसाइड कीजिए। और ये बात पे स्टेट्स ने अलग अलग हिसाब से पंचायत बनाया। किसी ने 2 टायर का बनाया, किसी ने 3 टायर का बनाया, किसी ने 4 टायर का बनाया, किसी ने जिला परिषद को ज्यादा पावर दिया, किसी ने पंचायत समिति को ज्यादा पावर दिया, किसी ने नया पंचायत बनाया, जुडिशल पंचायत, जुडिशरी जो देखेगा, किसी ने कुछ भी नहीं बनाया। ऐसे भी स्टेट्स थे। तो याद रखना कि ये जो बोला गया स्टेट्स को खुद डिसाइड करना है, इससे डिफरेंसेस हो गए। डिफरेंसेस से पहले हम कुछ पढ़ेंगे। जब 1958 में ये बोला गया तो 1959 के 2 अक्टूबर मतलब महात्मा गांधी जी का बर्थडे, उसी का तो ये ख्वाब था ना। उसी के बर्थडे पे जवाहरलाल नेहरू ने बोला पहला पंचायत नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में बनेगा। इसको समझो, पहला पंचायत कहां पे बना? 2 अक्टूबर 1959 को पहला पंचायत राजस्थान बना। राजस्थान एक ऐसी स्टेट थी जिसने एस्टैब्लिश किया पंचायत राज को, और बलवंत राय मेहता कमेटी की राय ले ली। किस डिस्ट्रिक्ट में पंचायत राज आया? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। यह पहले नंबर पे था स्टेट। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरा नंबर कहां इंपॉर्टेंट होता है, उसके साथ ही आंध्र प्रदेश ने किया था, लेकिन पहले राजस्थान ने। मेरी सारी बातें याद रखना चाहते हो तो रख लो, जिस बात को मैं बोलूँ ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप छोड़ भी सकते हो। वो कोई 1, 2, 4 बातें होंगी। आप याद रखना कि ये जो राजस्थान, अब मैं एक बात बताऊं, राजस्थान पहला स्टेट था जिसने अपने नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायती राज लाया, और राजस्थान पहला स्टेट ऐसा था जिसने 3 टायर ही लाया। बलवंत राय का ही 3 टायर लाया, 2 नहीं लाया, 4 नहीं लाया, 3 ही लाया। बहुत जबरदस्त फॉलो करता था ये बलवंत राय को। एक तो बलवंत राय की रिकमेंडेशंस पहले ही ले ली 2 अक्टूबर, और ऊपर से 3 टायर ही लाया। इसीलिए मैंने लिखा है 3 टायर के नीचे फर्स्ट राजस्थान। समझो इस बात को, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए। हालांकि हर एक स्टेट को अपने हिसाब से डिसाइड करना था, इसलिए टायर में डिफरेंसेस हो गए। कितने टायर का हो गए? 2, 3, 4 टायर का। टेन्योर में डिफरेंसेस हो गए। कितने टेन्योर, कितना टाइम पीरियड होगा पंचायती राज के पास जब तक नया पंचायत आ जाए। समिति के पास पावर दे दे, परिषद के पास ज़्यादा पावर दे दे, ब्लॉक को ज़्यादा पावर दे कि डिस्ट्रिक्ट को। फाइनेंसेस कहाँ से लाए, किधर से लाए, किधर यूज़ करे, किधर ना यूज़ करे, किस तरह से क्या होगा। कंपोजिशन कौन बैठेगा इन 3 टायर्स में, 2 टायर्स में, 4 टायर्स में, और भी बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखा है। अब नज़दीक लाऊंगा थोड़ा सा, याद रख लीजिए। राजस्थान एग्जाम्पल, यहाँ पे ईजी लिखा है, ईजी मतलब एग्जाम्पल। राजस्थान ने डिफरेंसेस की एग्जाम्पल बता रहा हूँ, राजस्थान ने 3 टायर लाया और साथ में बोला पंचायत समिति को ज़्यादा पावर होगा, ब्लॉक लेवल को ज़्यादा पावर होगा। तमिलनाडु ने 2 टायर लाया, पावर नहीं बोला किसको ज़्यादा होगा। वेस्ट बंगाल ने 4 टायर लाया, पावर नहीं बोला ज़्यादा किसको होगा। महाराष्ट्र और गुजरात ने बोला जिला परिषद को ज़्यादा पावर दिया जाएगा। समझो इस बात को, महाराष्ट्र गुजरात ने बोला जिला परिषद को ज़्यादा पावर दिया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल को, और राजस्थान ने बोला पंचायत समिति ब्लॉक लेवल को ज़्यादा पावर दिया जाएगा। तो डिफरेंसेस थे। इतना ही नहीं, कुछ स्टेट्स ने तो पंचायती राज बलवंत राय की रिकमेंडेशन ले ही नहीं ली। कुछ स्टेट्स ने नया पंचायत को भी लाया। नया पंचायत क्या है? नया पंचायत होता है जुडिशियल पंचायत, जो कि सिविल और क्रिमिनल केसेस देखे गांव में, भाई जो कि केस को देखे। ओके, गांव में जो कि केस को देखे। उसके बाद पहली कमेटी थोड़ी मुश्किल लगेगी, उसके बाद सेकंड कमेटी उससे आसान, क्योंकि सेम बातें होंगी थोड़ी सी। थर्ड कमेटी थोड़ा सा लगेगा, और फोर्थ, फिफ्थ, और उसके बाद कोई कमेटी आपको मुश्किल नहीं लगने वाली। ये पहली 2-3 पढ़ ली ना, बात खत्म। सेकंड कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाई 1977 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। बाकी सारे के सारे कांग्रेस गवर्नमेंट। ये था जनता गवर्नमेंट, और एम देसाई प्राइम मिनिस्टर था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1977 में अशोक मेहता कमेटी बनाया। उसको भी बोला जाओ भाई पंचायती राज सिस्टम को देख लो, स्ट्रांग कैसे बनेगा, रिवाइटलाइज कैसे होगा, एम्पावर कैसे होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे चलेगा, कैसा नहीं चलेगा, देख लो जाके देख लो कैसे स्ट्रांग बनाएंगे।
हर एक कमेटी को तो यही बताया गया भाई, बात ऊपर नीचे वर्ड्स को करके सेम बातें हर एक कमेटी को बताई गई। जाके आप पंचायती राज सिस्टम को देखो कैसे उनको स्ट्रांग किया जाएगा, कैसे महात्मा गांधी के ख्वाब को पूरा किया जाएगा। अशोक मेहता ने राय दे दी इस डेट पे, डेट को भूल जाओ। और राय क्या थी, इसने 132 रिकमेंडेशंस दे दी, इसको भी अगर भूलना चाहते हो तो भूल जाइए। लेकिन इसने क्या राय दे दी, इसको याद रखना, इसको नहीं भूलना। अब देखो जनता गवर्नमेंट की ये कमेटी ने पता क्या बोला, कमेटी ने गवर्नमेंट को राय दे रहा है। अरे भाई गवर्नमेंट को राय दे रहा है और गवर्नमेंट बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है ये करने के लिए स्टेट्स को अपनी मर्जी है, करें या ना करें। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा आप बोलोगे सर आर्टिकल 40 में तो है। अरे भाई आर्टिकल 40 में है डीपीएसपी में, सेंटर बोलेगा स्टेट को जाओ भाई पंचायत बनाओ, स्टेट बोलेगा कहाँ लिखा है, सेंटर बोलेगा डीपीएसपी आर्टिकल 40 में लिखा है, स्टेट पता क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है डीपीएसपी में लिखा है, ओके सर मुझे बताइए कितना टर्म होगा, कितना टेन्योर होगा, मुझे बताइए नया पंचायत बनाना पड़ेगा कि नहीं, कितने टाइम के दरमियान इलेक्शन होगा, नया इलेक्शन होगा, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को पार्टिसिपेशन होगा कि नहीं, क्या टैक्स लेगा, क्या रिजर्वेशन एससी एसटी का होगा, कितने टायर का होगा, किस तरह से इलेक्शन होगा, किस तरह से फाइनेंसेस दिए जाएंगे, क्या ये लिखा है। तो सेंटर को चुप बैठना पड़ेगा क्योंकि आर्टिकल 40 में कुछ है ही नहीं, सिर्फ इतना है ऑर्गेनाइज करो विलेज पंचायत को। इसीलिए बातें हो रही हैं कि कैसे कैसे क्या किया जाएगा। तो ये कमेटी गवर्नमेंट को राय देगी, गवर्नमेंट बोलेगी स्टेट्स को करने के लिए, कोई बात नहीं एडवाइस करेगा ऐसा करने के लिए, और स्टेट्स को अपनी मर्जी है चलाए कि ना चले, जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ना होगा, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होके नया पार्ट ना आएगा, शेड्यूल ना आएगा, आर्टिकल्स में चेंज ना होगा, हर बात लिखी ना होगी, तब तक स्टेट सेंटर को बोलेंगे क्यों करें, कैसे करें बताइए, लिख के दो। तो इसीलिए लिख के तो दिया ना बाद में 73rd अमेंडमेंट से, फिलहाल तो सिर्फ राय चल रही है, राय मतलब रिकमेंडेशंस। इन्होंने गवर्नमेंट को राय दे दी 132, लेकिन ये मेन बोला, अशोक मेहता बोलता है भाई 2-3 टायर की क्या जरूरत, 2 टायर ही बना लो, आप ज्यादा पैसे क्यों खर्चना चाहते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना के, अलग अलग लेवल्स बना के, अलग अलग टायर्स बना के। अरे 2 ही टायर चलाओ ना, गाड़ी चलेगी 2 टायर पे भी, गाड़ी तो 4 पे चलती है, चलो 2 भी चलती है, 2 पे भी चलती है। तो 2 टायर गवर्नमेंट, 2 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, नॉट 2 टायर गवर्नमेंट, 2 टायर सिस्टम इनसाइड पंचायती राज मैं बोलूंगा। ओके 2 टायर सिस्टम, एक है जिला परिषद, दूसरा है मंडल पंचायत। जिला परिषद होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मंडल पंचायत होगा बिलो डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के नीचे। अब याद रखना, इधर एक पॉइंट भूल गया हूं लिखना, लेकिन आप लिख लेना, आप लिखोगे ना याद रखना, भूल गया हूं लिखना याद रखना। मंडल पंचायत उन्हीं विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस में बनाया जाएगा, याद रखना। मंडल पंचायत बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट बनेगा, उन्हीं ग्रुप ऑफ विलेजेस के पास ये ऑर्गेनाइजेशन होगी जिन ग्रुप ऑफ विलेजेस की टोटल पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 होगी। 15K से 20,000 लिख लेना, बाकी आपको याद आ जाएगा। 15,000 से 20,000 पॉपुलेशन जिस विलेज के ग्रुप्स में होगा, जितने विलेजेस के पास इतनी पॉपुलेशन होगी, उन विलेजेस को एक मंडल पंचायत मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा जिला परिषद, ग्रुप ऑफ विलेजेस को होगा मंडल पंचायत, और डिस्ट्रिक्ट लेवल ही होगा जिसके पास ज्यादा पावर होगा। कौन बोल रहा है? अशोक मेहता। क्या बोल रहा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीक्यूटिव भी होना चाहिए और प्लानिंग भी करना चाहिए, प्लानिंग भी देना चाहिए, प्लान भी करना चाहिए, जिला परिषद ही एग्जीक्यूट भी करना चाहिए, जिला परिषद ही, और वही बोलना चाहिए मंडल पंचायत को कि क्या काम है क्या काम नहीं है। और भी अशोक मेहता कमेटी कुछ बोल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो ये बातें आप देख रहे हो ना, सारी बातें आएंगे, जो बात आपको अच्छी लगेगी ना वो 73rd अमेंडमेंट में आएगी, और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी अगर हैं उसमें वो मैं आपको बता दूंगा लिमिटेशंस में। तो पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन होना चाहिए सर। पंचायती में एक मेंबर रखो, एमएलए, एमएलसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब पॉलिटिकल पार्टी से मेंबर रखो। कहाँ? पंचायत में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। टैक्सेशन का ताकत इनको दे दो ताकि टैक्स कलेक्ट करे, और चेक करो ये टैक्स का पैसा कहाँ यूज करेंगे, चेक करो किस तरह से यूज करते हैं, चेक करो, चेक करने में कोई गलती नहीं है। अगर आप चेक करोगे तो वाच रख रहे हो आप, गुड है, गुड गुड गुड।
पंचायत को 6 महीनों के अंदर अंदर बनाइए, जबकि पंचायत खत्म होगा, पंचायत है खत्म हो गया तो 6 महीनों के अंदर नया पंचायत बनाइए, सेपरेट करिए नया पंचायत को। ऐसा नहीं आप बोल रहे हो हाँ हाँ नया पंचायत, आपने बोला जुडिशल पंचायत है, जुडिशरी ये देखेगा, लेकिन इसको सेपरेट तो करो। अरे जुडिशरी हमेशा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर से सेपरेट होना चाहिए, पंचायत लेवल पे भी इसको सेपरेट करो बाकी टायर ऑफ गवर्नमेंट से, चाहे 2 टायर हो 3 टायर हो, टायर से सेपरेट करो नया पंचायत को। इस जुडिशियल बॉडी को अलग रखो, जुडिशरी को सेपरेट करो, और इसका हेड जज ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी आपने 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 सरपंच को उठाया और बिठा दिया जिसको पता ही ना हो कानून के बारे में, ना, जज को रखो। इसने बोला चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनाइए जो कि इलेक्शन हैंडल करेगा, SC ST के लिए रिजर्वेशन रख लीजिए। ये सारी बातें कौन बोल रहा है? अशोक मेहता कमेटी, 73rd अमेंडमेंट नहीं, बलवंत राय नहीं, अशोक मेहता। इसने बोला वॉलंटरी कुछ लोग होते हैं गांव में जो कि काम करना चाहते हैं, वॉलंटरीली एजेंसीज बनाइए। इसने बोला मिनिस्टर जो पंचायती राज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, वो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेंबर होना चाहिए। कोई भी मिनिस्टर आप बनाओगे पंचायती राज के रिलेटेड तो वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर होना चाहिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं बहुत ज़बरदस्त मिनिस्टर्स। एक्चुअली जब भी मिनिस्टर्स बनते हैं ना स्टेट पे और सेंटर पे, पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर में, जब मिनिस्टर्स बनते हैं ना जो कि रूलिंग पार्टी से ज़्यादातर होते हैं, मतलब मिनिस्टर्स जो बनते हैं वो अपर हाउस से भी बन सकते हैं, लोअर हाउस से भी बन सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सारे के सारे होते हैं, उनके अंदर फिर अलग अलग टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, हाई लेवल लो लेवल वाले। वो हमारा टॉपिक नहीं है यहाँ पे, तो इतना ही जान लो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मिनिस्ट्री जो है वो स्टेट मिनिस्टर होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होना चाहिए वो मिनिस्टर जो पंचायती राज के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा नहीं कि कोई आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया वो मिनिस्टर ही ना हो, वो आपने पंचायती राज का हेड बना लिया, वो मिनिस्टर बना लिया रेस्पॉन्सिबल फॉर पंचायती राज। ओके, ये वैसे अंडरस्टूड ही बात थी। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निजेशन मिलना चाहिए। पहली बार किसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन में आप रिकॉग्नाइज कीजिए पंचायती राज को, आप पंचायती राज को इंट्रोड्यूस कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए। किसने? अशोक मेहता ने। ज़्यादा दबाव किसने डाला कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन पे वो मैं बता दूंगा, लेकिन इसने भी बोला कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन दीजिए। और उसके बाद लेकिन ये नॉन कांग्रेस कमेटी थी, आपको पता ही है, जनता गवर्नमेंट की कमेटी। जनता गवर्नमेंट कोलैप्स हुआ, कैसे हुआ वो हमारा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं पढ़ाऊं तो एक मतलब उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। जनता गवर्नमेंट कोलैप्स हो गया मतलब ये अशोक मेहता कमेटी खत्म, इनकी राय ही रह गई, इनकी रिकमेंडेशन ही रह गई। मगर 3 स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुए, उन्होंने इनके कुछ राय रिकमेंडेशंस अपनी स्टेट के पंचायत के अंदर रख ली। वो 3 स्टेट्स कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल है, जो अशोक मेहता कमेटी से काफ़ी इंस्पायर होकर उनकी बातें अपने पंचायत में उन्होंने डाल दी, क्योंकि स्टेट्स को खुद डिसाइड करना था कैसे चलाए। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आया, जब आए ना फिर अमेंडमेंट खुद ही बोलेगा स्टेट्स को कैसा चलना है, सारे स्टेट्स फिर उसी के हिसाब से चलेंगे। 1985 में फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई, GV राव कमेटी। सर ये बार बार कमेटी क्यों बना रहे? कमेटी ये बार बार इसे बना रहे क्योंकि अभी ये सॉलिड डिसीजन पे नहीं आ रहे थे कि अमेंडमेंट करें या ना करें। अभी इनके दिमाग में अच्छी तरह नहीं आ रहा था किस तरह करें क्या ना करें, क्योंकि हर एक कमेटी अलग अलग कुछ बोल रहा था। हर एक स्टेट के अंदर पंचायती राज को देखा जा रहा था, उनके रिजल्ट्स कभी कभी जीरो आ रहे थे। रिजल्ट्स का मतलब नुकसान में जाना, पंचायती राज अच्छी तरह ना चलना, पंचायती राज का लिमिटेशंस होना। इसलिए इंतज़ार करके ही एक सॉलिड स्टेप उठाना था। अलग अलग कमिटीज़ अलग अलग राय देंगी तो ज़्यादा राय मिलेगी, ज़्यादा अच्छा सॉलिड पंचायती राज इंट्रोड्यूस होगा बाद में अमेंडमेंट से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने GV राव कमेटी को बनाया, अपॉइंट किया। ये भी कांग्रेस गवर्नमेंट है, राजीव गांधी इसका प्राइम मिनिस्टर था। और याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने असल में प्लानिंग कमीशन को पहले बोला। प्लानिंग कमीशन जो कि गवर्नमेंट के अंदर ही आता है, प्लानिंग कमीशन को बोला जाओ भाई आप कमेटी बनाओ। ये एक्चुअली प्लानिंग कमीशन ने बनाया, गवर्नमेंट के ही अंदर है प्लानिंग कमीशन, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने ही बनाया था GV राव कमेटी को। अब GV राव कमेटी ने रिपोर्ट दे दी और ये सब बोला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपॉइंट क्यों किया? जा भाई आप देखो पंचायती राज को कैसे, इंस्टीट्यूशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, रूरल डेवलपमेंट कैसे चलेगा, पॉवर्टी को कैसे ख़त्म किया जाएगा, इनको पावर कैसा दिया जाएगा, इनको इफेक्टिव कैसे बनाया जाएगा, इनको रिवाइटलाइज कैसे किया जाएगा, बताऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिए। GV राव कमेटी ने एक इंटरेस्टिंग बात बोली। उसने बोला गवर्नमेंट को रिपोर्ट में, देखो भाई गवर्नमेंट साहब आपको मैं बोलूँगा
ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं चल रहा? जीवीके राव बोल रहा है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं चल रहा। क्यों आप बोल रहे हो कि ये स्ट्रांग नहीं हो रहा, स्ट्रांग नहीं हो रहा, स्ट्रांग नहीं हो रहा? आपने ब्यूरोक्रेटाइजेशन बहुत ज्यादा किया हुआ है, जिसकी वजह से पंचायत वीक हुए। आपने ब्यूरोक्रेट्स को पावर दिया है, जिसकी वजह से पंचायत वीक हुए। आप आईएएस ऑफिसर को बनाते हो और बिठाते हो पंचायत के ऊपर। अरे भाई, पंचायत ने कोई प्लान बनाया था, कोई काम था पंचायत का, आप डीसी को बिठाते हो उसके ऊपर। आप किसी भी मिनिस्टर को लाते हो और बिठाते हो उसके ऊपर। अब मिनिस्टर को असल में गांव की बात पता ही नहीं, गांव वालों को चलाना था गांव खुद। वो खुद डिसाइड करने चाहिए, वो प्लान करने चाहिए, एग्जीक्यूट करने चाहिए, जुडिशियल मैटर संभालने चाहिए, डेवलपमेंट करने चाहिए। पावर उनके हाथ में दिया ही नहीं आपने। नाम का बोला पंचायती राज, अरे काम का नहीं रखा पंचायती राज को। ब्यूरोक्रेटाइजेशन, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में पावर है, पंचायती के हाथ में पावर नहीं है। वीक पंचायत हुए उससे। आपने बोला था पहले, हम ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी लाएंगे। पंचायती राज का मतलब डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। लेकिन जीवीके राव कमेटी ने बोला, भाई आपने तो ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी लाना था, लेकिन जिस ग्रास के ऊपर, जिस ग्रास के साथ आप डेमोक्रेसी को जोड़ रहे हो, उस ग्रास के रूट्स आपने काट लिए हैं। उस ग्रास के रूट्स है ही नहीं। आपने पंचायती को बनाया, पंचायत को पावर नहीं दिया। पंचायती को बनाया, पंचायत को प्लानिंग का पावर नहीं दिया। पंचायत के ऊपर आपने ब्यूरोक्रेट्स को बिठाया, आईएएस ऑफिसर्स को बिठाया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बिठाया, मिनिस्टर्स को बिठाया। पंचायत की बात ही रह गई, उनके ख्वाब ही रह गए। उनको ना पैसा मिला, ना पावर मिला, ना प्लानिंग करने दी, ना पावर मिला, ना फाइनेंसेस मिले, तो डेवलप कैसे हो जाएगा पंचायती राज? ये कौन बोल रहा है भाई? ये बोल रहा है जीवीके राव कमेटी। और ये सारी बातें 73rd अमेंडमेंट में आपको पता चलेंगी। ये सारी बातें आपको लगेगा सर जाया हो रहा है, हम पढ़ रहे हैं, कमिटीज क्यों पढ़ेंगे? सवाल तो आते हैं कमिटीज से, आते हैं स्पेसिफिकली उस कमेटी ने क्या बोला था, लेकिन ज्यादातर आते हैं 73rd अमेंडमेंट से। मान लिया आपकी बात, लेकिन 73rd अमेंडमेंट की बेस यही है। जो ये कमिटीज टाइम टू टाइम बोल रहे हैं ना, वही 73rd अमेंडमेंट आके बन गया। कल का टॉपिक आपको लगेगा हलवा, वो कितना आसान आपको लगेगा क्या बताऊं आपको। अच्छा, इसने बोला कि जीवीके राव कमेटी ने बोला, आप कैसे पावर दोगे पंचायती राज को? आप कुछ प्लानिंग जो स्टेट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, स्टेट लेवल की प्लानिंग आप ट्रांसफर करो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग पे। डिस्ट्रिक्ट्स को आप ताकत दे दो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद है ना, जिला परिषद को पावर दे दो। वो खुद ब खुद चलाएगा किसको? पंचायत समिति को, और वो ग्राम पंचायत को चलाएंगे। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के पास प्लानिंग की पावर होनी चाहिए, ना कि स्टेट के पास। आप स्टेट लेवल प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ तो दे दो डिस्ट्रिक्ट लेवल के पास के हाथ में कि वो प्लान करे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब जिला परिषद, पंचायत का एक टायर। आप ट्रांसफर कीजिए कुछ प्लानिंग, ताकि इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए। डिसेंट्रलाइजेशन हो गया लेकिन इफेक्टिव नहीं हुआ। आपने जो डीसी का पोस्ट रखा है उसको देखो, उसको आप नया पोस्ट क्रिएट कीजिए। पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का पोस्ट आप क्रिएट कीजिए। अलग से एक पोस्ट बनाइए जो कि इंचार्ज होगा, हेड होगा पंचायत का, जिला परिषद का जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो पंचायत है उसका हेड होगा, इंचार्ज होगा। नया पोस्ट क्रिएट करो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। और इसने बोला जिला परिषद, ज्यादातर जीवीके राव जिला परिषद के बारे में फोकस कर रहा है। इसने बोला जिला परिषद को प्रिंसिपल बॉडी बनाइए फॉर ऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जितने भी डेवलपमेंट हो जाएगा पंचायत में, उसमें आप जिला परिषद की जो लेवल है उसको प्रिंसिपल बॉडी बनाइए, वही काम करेगी। लेकिन ऐसा नहीं आप बाकी के लेवल्स को इग्नोर करोगे, ना 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 ना। मैं तो लेवल्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। कितने लेवल होंगे मैं तो बात ही नहीं कर रहा हूं। 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, जितने भी होंगे रोल दे दो सारे लेवल्स को। जिला परिषद अपर लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल को आप पावर दे दो, प्रिंसिपल बॉडी वही होगी, लेकिन बाकी लेवल्स को भी आप अपना काम दे दो। और इसने ये भी बोला रेगुलर इलेक्शन कराइए। भाई जब भी ये पंचायत होगा, कभी कभी इन्होंने देखा था स्टेट्स में जब पंचायत होते थे
देखो स्टेट्स, अभी तक स्टेट्स के मजे थे, पंचायत को किस तरह चलाए किस तरह ना चले अपने मजे थे, जब तक अमेंडमेंट ना हुआ। कमिटीज के दरमियान स्टेट्स चलाते थे पंचायत को, और इन्होंने देखा कि कभी कभी इलेक्शन ही नहीं होता था। अरे रेगुलर इलेक्शन को छोड़ो, कभी इलेक्शन ही नहीं होता था, कभी 2 साल बाद 3 साल बाद, कभी तो बंद ही होता था पंचायत, कभी तो नया पंचायत बनता था। नया नहीं, नया नया मतलब दूसरा पंचायत बन रहा है दूसरी जगह पे, एक ही गांव में। अरे नए नए किस्से देखने को मिलेंगे आपको। 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अब आपको आसान लगेगा, यहां से बहुत छोटा छोटा लगेगा। अब सेम सेम बातें हैं ना, सेम सेम बातें। टाइम देखूंगा मैं, ओके अब 10 मिनट में खत्म होगा। 1986 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कांग्रेस था, राजीव गांधी ही प्राइम मिनिस्टर था, उसने एलएम सिंघवी कमेटी को बनाया जिसका चेयरमैन एलएम सिंघवी है। क्या बोला, आप रिवाइटलाइजेशन करो पंचायती राज सिस्टम का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का रिवाइटलाइजेशन करो। रिवाइटलाइजेशन का मतलब होता है आप रिजनरेशन देखिए कैसे होगा, आप लाइफ देखिए कैसे लाइफ मिलेगी पंचायती राज को, जो कि डेड हुए हैं, जिनके पास पावर नहीं है, जिनके पास फंक्शंस नहीं है, जिनके पास उनको आप डेवलप करने के तरीके बताइए। तो बाकी कमिटीज को भी तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यही बोला गया था। इसने भी अपनी कुछ राय दे दी। क्या राय दे दी? पहला 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 कौन था, कौन सी कमेटी थी? उसने राय दी थी, पता है? बलवंत राय। ओके, बलवंत राय मेहता। दूसरा भी मेहता ही था, ये तो मैंने बताया आपको। इसने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन दीजिए, आप अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में नया चैप्टर डालिए, आर्टिकल पार्ट शेड्यूल्स को अमेंडमेंट करके नया चैप्टर डाल। इसने वैसे नहीं बोला अमेंडमेंट करके, इसने बोला नया चैप्टर डालिए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करे और प्रिजर्व करे पंचायती राज को, और स्टेट्स उसको फॉलो करे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा। और इसने बोला रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराइए। इसने बोला नया पंचायत भी बनाइए। नया पंचायत पता है ना, जुडिशल पंचायत। इसने बोला ग्राम सभा को भी आप इंपॉर्टेंस दीजिए। अरे भाई विलेज लेवल 3 टायर है ना, अरे याद है कौन कौन से 3 टायर है, याद है कि नहीं है? ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। और दूसरे में आपने पता है क्या पढ़ा था? पहले तो पढ़ा था आपने जिला परिषद, उसके नीचे मंडल पंचायत पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ओके। इसने बोला जो ये पंचायत सारे के सारे हैं, इन सब में आप किसी टायर को ताकत मत दे दो, आप ग्राम सभा लोगों को ताकत दे दो। भाई तीनों टायर को भूल जाओ, लोग जो ये 3 टायर्स को बना रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो हम आगे देखेंगे 73rd में एक्चुअल में आजकल क्या चल रहा है। उस ग्राम सभा को इंपॉर्टेंस दीजिए, लोगों को इंपॉर्टेंस दीजिए, ये हमें आगे भी पढ़ना है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ाइए, भाई ज़्यादा पैसे इनको दीजिए, आप इनको पैसे ज़्यादा नहीं दे रहे हो। और चाहे पंचायती राज इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होगा, रेजोल्यूशन करते समय कोई डिस्प्यूट होगा, फंक्शनिंग में कोई डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट पंचायती राज का हैंडल करने के लिए जुडिशल ट्राइब्यूनल्स को एस्टैब्लिश करो। भाई ये नया पंचायत है, जुडिशल बॉडी जो कि केसेस को हैंडल करेगा। ये जुडिशल ट्रिब्यूनल है जो कि पंचायत बनते समय जो होते हैं डिस्प्यूट्स उनको रिजॉल्व करेगा। 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी, और यहां पे भी राजीव गांधी कांग्रेस गवर्नमेंट। थंगन कमेटी बनाया, पीके थंगन चेयरमैन था, उसको बोला गया इफेक्टिव कैसे बनेगा पंचायती राज, सबको बोला गया एक ही बात। तो इसने बोला देखो अब सब बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज, इसने बोला ना अब सब बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में दे लो, 3 टायर दे दो, जिला परिषद को ताकत दे दो प्लानिंग और डेवलपमेंट की, 5 ईयर फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए, 5 ईयर फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए, 5 ईयर फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए। विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन कंडक्ट करो अगर पंचायत खत्म होता है। डिटेल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दे दो, ये और ये एक्स्ट्रा मिले ना आपको, डिटेल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दे दो, डिटेल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के रखो। मतलब कि डिटेल्ड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होता है, आप अच्छी तरह डिटेल में लिखो पंचायत के पास क्या पावर होना चाहिए, टर्म होना चाहिए, पूरी तरह से एक अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के रखो, डिटेल दे दो। और रिजर्वेशन तीनों लेवल पे होना चाहिए ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन, SC ST OBC का, और वुमेन का भी रिजर्वेशन होना चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाइए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप जिला परिषद का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाइए।
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पोस्ट बनाइए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, डीसी को आप उसका मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाइए जिला परिषद का एक पोस्ट बनाइए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डीसी को आप वहां पे रख लीजिए। 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर से राजीव गांधी, फिर से कांग्रेस गाडगिल कमेटी बनाते हैं। वीडी गाडगिल होता है चेयरमैन इस गाडगिल कमेटी का। जो ये बोलता है वो आपको मिलेगा कल वाले टॉपिक में 73rd अमेंडमेंट में, क्योंकि यही बेस है फॉर अमेंडमेंट बिल। गाडगिल कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दे दी, उसको भी बोला गया जाओ भाई पंचायती के बारे में बता दो क्या करना है क्या नहीं करना है। उसने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटस दे दो पूरा। 3 टायर होना चाहिए, टर्म 5 साल होनी चाहिए, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए तीनों लेवल पे, डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए तीनों लेवल पे डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। रिजर्वेशन SC ST वुमेन का दे दो। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन आप बराबर लिख के रखिए, इनके पास कौन पावर होंगे, वरना आप बोलते हो जबान से, फिर इनको स्टेट वो पावर नहीं देता पंचायत को। आप लिख के रखोगे तो फिर पावर इनको मिलेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग होगी। अच्छा, इनके पास पावर होना चाहिए कि ये लैवी लगाए और कलेक्ट करे टैक्सेस और ड्यूटीज, और एस्टैब्लिश करो स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो कि इलेक्शन ऑफ पंचायत करेगा, और स्टेट फाइनेंशियल कमीशन को जो कि फाइनेंसेस देगा पंचायत को, किस तरह से देना है, कितना देना है, किधर से देना है, किस रूट से देना है, पैसा कितना डिवॉल्व करना है, फाइनेंसेस देगा। ये जो गाडगिल कमेटी है, ये बातें आपको कल वाले अमेंडमेंट बिल में दिखेंगी। ये बोला जाता है ये बेस फॉर अमेंडमेंट थी। कौन सी अमेंडमेंट? पंचायती राज जिससे आया, क्या नाम था उस अमेंडमेंट का? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। वो हम कल पढ़ेंगे। कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए। ओके बाय।